नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एक रामबाण है। एक रामबाण इलाज है इंडिया की जो एक चिलचिलाती गर्मी है ना, उससे बचने के लिए। अभी समर का सीजन आ गया है, चारों तरफ पसीना पसीना, इतना गर्मी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अब जैसे जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर भी बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब क्या ही बताया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। सो जैसे कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि एक अच्छा कूल एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी होता है एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलर के बारे में। अब जैसे इंडियन मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए बेस्ट कूलर ऑप्शन कौन सा है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कितने कैपेसिटी का कूलर बेस्ट है, कितना क्या है, कैसा है। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एयर कूलर खरीदने से पहले। तो एकदम आराम से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा पसीना मत लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में एकदम इजी वे में समझा दूंगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूलर्स के बारे में, मतलब कितने टाइप्स के कूलर अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले जो वाइडली मोस्ट कॉमन कूलर है वो है डेजर्ट कूलर ऑप्शन होता है। बहुत ही अफोर्डेबल और वाइडली एक्सेप्टेड होता है। ये जो डेजर्ट कूलर होते हैं ना, वो गर्म हवा को बाहर से खींचते हैं, उसको एक फिल्टर के थ्रू पास करते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के लिए जहाँ की एयर ड्राई होती है। जो सेकंड टाइप का कूलर है वो रूम कूलर, या तो जिसको बोल सकते हैं पर्सनल कूलर। ये जो रूम कूलर या पर्सनल कूलर होता है, जैसे कि नाम से पता चलता है ये पर्सनल होता है, ये 1 से 2 पर्सन के लिए ही इनफ होता है, या तो एक छोटे से कमरे को कूल करने के लिए। ये बहुत बड़े हॉल को कूल नहीं कर सकता। जो रूम कूलर होता है, पर्सनल कूलर होता है, ये इजी टू मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक आप इसको इजीली इधर से उधर ले जा सकते हैं एज कम्पेयर टू डेजर्ट कूलर। ये एनर्जी एफिशिएंट भी होता है एज कम्पेयर टू डेजर्ट कूलर। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कूलर, जो कि है टावर कूलर। ये जो कूलर होते हैं, ये लंबे लंबे कूलर्स होते हैं, ये एकदम स्लीक, इनका बॉडी स्लीक होता है, लेकिन इनकी लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखने में थोड़े एस्थेटिक भी दिखते हैं। ऐसे स्पेस को कूल कर सकते हैं कम स्पेस लेते हुए, यानी कि कम फ्लोर एरिया लेते हुए, क्योंकि ये फ्लोर इन पे वाइड नहीं होते, लंबे होते हैं, तो एक कम जगह लेते हुए भी एक बड़े एरिया को कूल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कूलर, जो कि है विंडो कूलर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है विंडो कूलर, यानी कि इसको विंडो में फिक्स किया जाता है। तो अगर आपके पास विंडो नहीं है तो आप इस कूलर को यूज नहीं कर सकते। ये भी बाकी सब तरीके के कूलरों की जैसा ही है, बट ये विंडो में फिक्स किया जाता है और ये फिक्स्ड होता है, इसको आप इतना इजीली मूव नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डक्टेड कूलर। जो बड़े बड़े कमर्शियल स्पेस होते हैं, हॉल्स वगैरह होते हैं, उनको कूल करने के लिए डक्टेड कूलर्स का यूज किया जा सकता है। जैसे कि जो सेंट्रल एसी होता है, वहाँ एक एसी यूनिट होता है जो पूरे डक्ट के थ्रू पूरे वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। वैसे इसमें भी एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है जो पूरे एरिया में सर्कुलेट करता है कूल एयर को डक्ट के थ्रू। देखिए, जितने भी मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलर्स के, इन सब के अपने खुद के प्रोज हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी कूलिंग कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन, फिर उसके बाद वर्सेटैलिटी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कूलर आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए, अब एक हम लोग ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए कि कूलर की आपकी कैपेसिटी क्या है, कि कितने कैपेसिटी का कूलर के साथ आपको जाना चाहिए। कूलिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक कूलर कितने एरिया के रूम को इजीली कूल कर सकता है। इसको मेजर करने का तरीका होता है कि इसको मेजर करते हैं लीटर्स पर सेकेंड ऑफ एयर फ्लो। देखिए, अगर आपका रूम एक छोटा रूम है, 100 से 150 स्क्वायर फीट का है, तो आपको 100 से 150 लीटर्स पर सेकेंड की कूलिंग कैपेसिटी वाला कूलर इनफ रहेगा। अगर आपका कोई मिड साइज का रूम है, जैसे कि 200 से 300 स्क्वायर फीट, तो आपको 200 से 300 लीटर्स पर सेकेंड वाले कूलर की कैपेसिटी के साथ जाना चाहिए। अगर आपका रूम जो है बहुत ही बड़ा है, 500 से 800 स्क्वायर फीट का है, तो आपको एक ऐसे कूलर के साथ जाना चाहिए जिसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है 400 से 600 लीटर्स पर सेकेंड। ये की जनरल गाइडलाइन थी। सो अगर आपको पता करना है कि आपके रूम के लिए कौन से कैपेसिटी का कूलर बेस्ट होगा, तो आपको अपने देखना पड़ेगा कि जहाँ भी आप प्लेस करने वाले हैं कूलर, उस रूम का स्क्वायर फीट एरिया कितना है। बहुत सारे लोग ऐसा मिस्टेक कर देते हैं ना कि वो बड़े से एरिया के लिए ऐसा कूलर लेके आते हैं जिसकी कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी कम होती है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाले कूलर के साथ जाइए, लेकिन जिनकी कैपेसिटी कम होती है कूलिंग की, उसके साथ मत जाइए, नहीं तो फिर कूलिंग उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रूम इंसुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, विंडोज एक्सेट्रा, ये सब भी मैटर करते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा
विंडोज़ हैं या तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत कंजेस्टेड रूम है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला कूलर चाहिए होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स के बारे में जिनको आपको ध्यान देना है कूलर खरीदते वक्त। यहाँ तक आप लोगों ने अपने लिए कितने कूलिंग कैपेसिटी का कूलर चाहिए और किस टाइप का कूलर चाहिए, ये तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स को जो आपको ध्यान देना है। अब मैं इसको नंबरिंग वंबरिंग नहीं दूंगा, बस आप लोग नोट कीजिए, एक बुक एंड पेन लेके अपने पास रखिए, क्योंकि एयर कूलर जो होता है ना, इंडिया में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आपने सही एयर कूलर ले लिया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ठल्ले ठल्ले। अगर आपने सही कूलर नहीं है तो आपकी ढक्की चिक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला दूसरा मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर होता है वो जो डस्ट होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए होता है। तो जो हमारा कूलिंग पैड होता है वो क्लॉग नहीं होता है, वो जाम नहीं होता है। तो आपको ऐसे एयर फिल्टर्स देखने हैं जिनको आप इजीली निकाल के अच्छे से धो सके जब वो उनके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई हो। अब बात करते हैं कूलिंग पैड के बारे में। देखिए, जो कूलिंग पैड होता है ना, वो कूलर का एक, समझ लीजिए, एक तरीके का हार्ट होता है, क्योंकि वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना मतलब एयर उसके थ्रू पास होगा, कितनी कैसे वो एयर को कूल करेगा। जो लकड़ी के बुरादे वाले कूलिंग पैड आते हैं या तो जो हनी कोम्ब कूलिंग पैड आते हैं, ये सब बेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एस्बेस्टॉस सीट्स के कंपैरिजन के जो कूलिंग पैड होते हैं उससे अच्छे होते हैं। मोस्टली आपको जाना चाहिए हनी कोम कूलिंग पैड के साथ। अब बात करते हैं वाटर इनटेक के बारे में, सॉरी वाटर इनलेट के बारे में। देखिए, मैंने कुछ कूलर्स को ऐसा भी देखा है ना जिनमें पानी डालना ही एक सरदर्दी हो जाती है, उसमें प्रॉपर पानी भरने का भी जगह नहीं होता है। तो आपको ऐसे कूलर के साथ जाना है जिसमें आप इजीली पानी भर भी सकें और निकाल भी सकें पुराने पानी को। इसके अलावा भी आजकल के मॉडर्न कूलर्स ऐसे आ गए हैं जिनमें आप डायरेक्ट टैप से, नल से आप कनेक्ट करके पाइप उनको रिफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैन स्पीड की। देखिए, अगर आपके कूलर में मल्टीपल फैन स्पीड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसकी वजह से अगर आप अकेले घर में हैं तो आप उसकी कूलिंग फैन की स्पीड को कम कर सकते हैं। बाद में जब आपको ज़्यादा गर्मी लगे तो मतलब एयर फ्लो को फैन स्पीड से आप, जैसे कि नॉर्मल रेगुलेटर होता है, वो होना भी एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब बात करते हैं कि मोबिलिटी। देखिए, जो एसी के ऊपर जो कूलर्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द जो की क्राइटेरिया होता है एसी के बदले कूलर खरीदने का, ये एनर्जी कंजम्पशन के साइड भी अगर देखा जाए तो वो मूविंग फैक्टर होता है। जो कूलर्स होते हैं उनको इजीली मूव कर सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कूलर है वो इजीली मूवेबल है कि नहीं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली एक रूम से दूसरे रूम में जाना रहता है कूलर लेके, तो आपको उस हिसाब से मोबाइल कूलर देखना पड़ेगा। स्विंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं अभी। देखिए, जो ऑसिलेटिंग एयर डिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो हवा को ऐसा रोटेट करते हैं, जो कूलर के फ्रंट में लगे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन है तो वो रोटेट करते रहता है और अलग अलग एरिया में एयर फ्लो को स्प्रेड करता है। अगर वो फिक्स्ड वाला है तो वो एक ही पर्टिकुलर एरिया पे फोकस्ड होकर एयर दे। जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, ये एयर की ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। अब बात करते हैं रिमोट कंट्रोल की। देखिए भैया, अब हम सब जो हो गए हैं एकदम आलसी हो गए हैं, हमको सब चीज़ें रिमोट से करनी होती हैं। अगर आपके कूलर में रिमोट सिस्टम है तो बेस्ट होता है। आप ऑन ऑफ, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी, फैन स्पीड, उसके बाद वो जो स्विंग फंक्शन होता है, सबको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको की फैक्टर्स बताए, ये सब जो होते हैं वो कूलर की यूजेबिलिटी और इसको बढ़ाते हैं। सो आपको ये इवेल्युएट करना है और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपके लिए किन फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने मैंने ये फैक्टर्स बताए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट तो आपको उसी हिसाब से वैसा कूलर देखना है। अब मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ कूलर को मेंटेन करने के लिए। देखिए, कूलर खरीदना, एक अच्छी क्वालिटी का कूलर खरीदना में सिर्फ ये हमारा आधा काम हुआ। अब इसमें आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए कि भैया मैंने अच्छा कूलर खरीद लिया, शुभम विश्वकर्मा ने गाइड दिया तो मैंने अच्छा कूलर खरीद लिया। लेकिन अब उसके मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, कूलर को अपने घर में कहाँ प्लेस करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आपको ऐसी जगह पर अपने कूलर को प्लेस करना है जहां आप चाहते हो कि जिसके अगेंस्ट आपको मैक्सिमम कूलिंग मिल सके। और एक मैं आपको टिप देता हूँ कि आपको अपने घर को प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रखना है। आपको अपने घर का जो विंडो होते हैं, डोर्स होते हैं, उनको ओपन रखना है ताकि जो गर्म हवा होती है वो इजीली एस्केप कर सके। आपको अपने कूलर के जो पानी है उसको रेगुलरली चेंज करना है ताकि उसमें काई वगैरह नहीं जल सके। स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए पानी। उसको हर हफ्ते 10 दिन में आपको अच्छे से निकाल के साफ कर देना है जहाँ उसका स्टोरेज टाइम होता है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो कूलिंग पैड होता है जिसके ऊपर आप देखते हैं कि वो मोटर पानी गिरा रहा होता है, उसको आपको टाइम टू टाइम हर महीने में क्लीन करना है, क्योंकि वही जो होता है वहाँ बहुत सारे मतलब चीज़ें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। आपका ब्रांड बड़ी बड़ी बुरी तरीके से फेल हो सकता है अगर आपको मार्केटिंग करते वक्त
देखिए, सर्विसिंग करना अपने कूलर का बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब गर्मियों का सीज़न आना है आता है, जैसे कि अभी आया है, तो इसके पहले ही अपने कूलर की एकदम अच्छी सर्विसिंग करानी है, ताकि वो ऑप्टिमल लेवल पे बिना किसी फटीग के काम कर सके। एकदम प्रॉपर यूज़ेस और मेंटेनेंस से आप जो एक कूलर है उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कूलर जो होते हैं ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो मैं आपको जाते-जाते कुछ एनर्जी सेविंग टिप्स भी दे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि हम लोग एसी चलाते वक्त अपने घर को पूरा इंसुलेट कर देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं ताकि एयर की वेस्टेज ना हो, तो वैसे आप ट्राई कीजिए कि कूलर में भी अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, इंसुलेट कर दीजिए। आपको जनरली कूलर्स को इवनिंग और मॉर्निंग में यूज़ करना चाहिए। आफ्टरनून में आप यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होता है। जब भी आपको ज़रूरत ना हो कूलर को, तो आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, और जब भी मतलब जैसे जनरल गाइड्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की, जब नहीं यूज़ हो तो आप बंद कर दीजिए सिंपली। तो ये जो कुछ 2-3 स्टेप्स 2-3 चीज़ें मैंने बताया आपको, ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये एक कंप्लीट वीडियो था कूलर बाइंग गाइड के ऊपर इंडिया में। अगर आपको और डेप्थ में और कुछ पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिया वो जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटीरियर टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।